हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1930 में प्रारंभ हुए भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। तो सबसे पहले इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे लाहौर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन को, जो कि दिसंबर 1929 को हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें छत्तीसगढ़ की ओर से 50 कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसमें रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त बिलासपुर से डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र के साथ साथ अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे। यहाँ पर 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी 1930 को प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लेते हैं। इस पर छत्तीसगढ़ में भी 26 जनवरी 1930 को प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन किया जाता है, जिस पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग इत्यादि क्षेत्र के गांवों में पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली जाती है एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कैसे होता है, यानी कौन सी वो घटना है जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सांकेतिक रूप से 12 मार्च 1930 को अपने 79 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा पर निकलते हैं एवं दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करते हैं एवं नमक कानून को तोड़ते हैं। अब इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कार्यक्रम रखे जाते हैं कि सरकारी पदवियों का त्याग किया जाए, उपाधियों का त्याग किया जाए, नौकरियों का त्याग किया जाए, राष्ट्रीय विद्यालयों की जो स्थापना की गई थी उसमें छात्र पढ़ें एवं ये विद्यालयों का त्याग किया जाए एवं रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया जाए। इस प्रकार अंग्रेज़ों के द्वारा किए जाने वाले कार्य का विभिन्न प्रकार से विरोध किया जाना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया एवं अंग्रेज़ों का विरोध किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कर ना दो आंदोलन। यह आंदोलन चलाया गया था बिलासपुर जिले में, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे गजाधर साव। तो याद रखिएगा, कर ना दो आंदोलन बिलासपुर जिले में गजाधर साव के द्वारा चलाया गया था, जिसमें वे गांव-गांव घूमते थे और लोगों से यह आग्रह करते थे कि वे सरकार को कर ना दें। परंतु जमींदारों की शिकायत के बाद गजाधर साव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह आंदोलन यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसी के समकक्ष पट्टा मद्दो आंदोलन चलता है रायपुर जिले में, जिसके नेतृत्वकर्ता होते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो होता क्या है कि 1930 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था रायपुर जिले में लागू कर दी गई होती है, जिसके तहत कर में वृद्धि कर दी गई होती है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह लोगों से आग्रह करते हैं कि वे पट्टा न लें एवं कर न दें। इस पर अंग्रेजी सरकार द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है एवं उन्हें 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली कार्यक्रम को। तो अगला कार्यक्रम होता है रायपुर जिला कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक में, जो कि फरवरी 1930 को होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक जिला कार्य समिति, जो कि कांग्रेस की कार्य समिति होती है, इसको युद्ध समिति में परिवर्तित कर दिया जाए। युद्ध समिति का तात्पर्य है कि तत्कालिक निर्णय एवं विरोध आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेज़ों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विरोध करने का। तो यह निर्णय इस समिति में लिया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके बाद देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रत्यक्षतः 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हो जाता है, तब कौन कौन सी घटनाएं, सम्मेलन, सत्याग्रह, आंदोलन इत्यादि होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाकौशल राजनीतिक परिषद सम्मेलन को, जो कि अप्रैल 1930 में हुई थी रायपुर में। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, परंतु उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, इसीलिए अध्यक्षता सेठ गोविंद दास के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, परंतु उनकी गिरफ्तारी के कारण अध्यक्षता सेठ गोविंद दास के द्वारा की जाती है।
एवं महाकोशल राजनीतिक परिषद सम्मेलन में रायपुर में ही सेठ गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास और पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाता है। तो इस महाकोशल राजनीतिक परिषद सम्मेलन के मुख्य जो नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं जो कि नमक कानून तोड़ते हैं, ये होते हैं सेठ गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास और पंडित रविशंकर शुक्ल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 5 पांडव के नाम से 5 राजनेता प्रसिद्ध थे। वे थे अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध ठाकुर प्यारेलाल सिंह, भीम के नाम से प्रसिद्ध थे लक्ष्मी नारायण दास और युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध थे वामन राव लाखे, नकुल के नाम से प्रसिद्ध थे मौलाना अब्दुल रऊफ और सहदेव थे शिवदास डागा। तो याद रखिएगा कि ये जो 5 पांडव थे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय हुए थे। एवं ये 5 पांडव कौन कौन थे? ये थे अर्जुन जो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, लक्ष्मी नारायण दास भीम थे, वामन राव लाखे युधिष्ठिर थे, मौलाना अब्दुल रऊफ नकुल थे और शिवदास डागा सहदेव थे। ठीक है, देख लेते हैं नमक सत्याग्रह का विस्तार। तो रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले भाटापारा में सत्याग्रहियों के द्वारा भी सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाता है। तो भाटापारा में सत्याग्रही कार्यकर्ताओं द्वारा कुंभा खान से मिट्टी लाकर एक बड़े से कड़ाहे यानी कि पतीले में उसे उबाला जाता है और नमक तैयार किया जाता है एवं उसे बेच दिया जाता है। इसी तरह बिलासपुर नगर के सनीचरी पड़ाव में भी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाता है जहां सलाइन वाटर से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिलासपुर जिले के मुंगेली में। तो बिलासपुर जिले के मुंगेली में पंडित कालीचरण शुक्ल, पंडित राम गोपाल तिवारी के द्वारा फोकटपारा स्थित नाले के पानी में स्थित मिट्टी को खौलाया जाता है एवं नमक बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं धमतरी नगर में। तो धमतरी नगर में नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा जाता है। यहाँ पर बहुत ही कम यानी कि 2 तोले के आसपास नमक बनता है जिसे सांकेतिक रूप से बनाया जाता है। तो हो गया एक तरीका जिसके द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी रचनात्मक कार्य किए जाते हैं जिससे अंग्रेजों का विरोध किया जाए। तो इस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है भारत में अंग्रेजी राज। अंग्रेज़ों को जब इसकी जानकारी प्राप्त होती है तो वे इसे राष्ट्र विरोधी घोषित करते हैं एवं इसे प्रकाशित होने के पूर्व ही प्रकाशक के यहाँ छापा मारकर जब्त कर लिया जाता है। परंतु उनकी जब्ती के पूर्व ही इसकी 200 से अधिक प्रतियाँ देश के एवं राज्य के विभिन्न स्थानों पर पहुँच चुकी होती है, जिसके कारण पूर्ण रूप से इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इस घटना को महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा और उन्होंने इसके संबंध में लिखा कि यह जब्ती दिन दहाड़े अंग्रेज़ों के द्वारा डाला गया एक डाका है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक लिखी थी सुंदरलाल शर्मा ने एवं महात्मा गांधी ने इसकी जब्ती की जो घटना थी उसका वर्णन किया था अपनी पत्रिका यंग इंडिया में। अब देखिए कि यहाँ से पुस्तक के पाठन से ही विरोध प्रारंभ हो जाता है। जबलपुर के टाउन हॉल में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की जाती है जिसमें उपस्थित रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल भारत में अंग्रेजी राज नामक इस प्रतिबंधित पुस्तक के कुछ अंशों को पढ़ते हैं जिस पर अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें प्रतिबंधित साहित्य के पठन के आरोप में बंदी बना लिया जाता है। इसी घटना से प्रेरित होकर अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की कार्यक्रम किए जाते हैं यानी कि कृत्य किए जाते हैं। जैसे कि देख लीजिए मुंगेली के गोल बाजार में क्रांति कुमार भारती के द्वारा ही इस पुस्तक के कुछ अंशों को पढ़ा जाता है और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं भाटापारा में मुंशी इस्माइल खान और कौशलेंद्र दास के द्वारा चांद की फांसी नामक प्रतिबंधित साहित्य को पढ़कर सुनाया जाता है। यह जो चांद का फांसी है यह पुस्तक भी प्रतिबंधित होता है जिसे पढ़ा जाता है और इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो भाटापारा में मुंशी इस्माइल खान और कौशलेंद्र दास के द्वारा प्रतिबंधित साहित्य को पढ़कर सुनाया जाता है एवं मुंगेली में क्रांति कुमार भारती के द्वारा भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के कुछ अंशों को पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जागरूकता एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने में कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का भी योगदान रहता है। इसमें 2 समाचार पत्रों के नाम आप याद रखिएगा, पहला है लोकमत और दूसरा है कर्मवीर।
कर्मवीर जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन करते थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। तो याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मवीर है, और लोकमत जो है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब देखते हैं मई 1930 में होने वाले कार्यक्रमों को। तो धमतरी में इसी समय नत्थूजी जगताप के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जाती है। किसी किसी पुस्तक में लिखा है कि धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सुंदरलाल शर्मा ने की थी, परंतु याद रखिएगा इसकी स्थापना की थी नत्थूजी जगताप। यदि आपको एग्जाम में आए और ऑप्शन में नत्थूजी जगताप न दिया हो तो आप निश्चित रूप से पंडित सुंदरलाल शर्मा को लगाइएगा, परंतु अगर नत्थूजी जगताप दिए हों तो आप नत्थूजी जगताप को ही सत्याग्रह आश्रम के संस्थापक मानिएगा। ठीक है, यह एक इस प्रकार का आश्रम था कि यहाँ पर नवयुवकों को विभिन्न विरोध, धरना, स्वदेशी आंदोलनों के प्रचार एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार संबंधी जाती थी एवं इन्हें स्वदेशी संबंधी शिक्षा भी दी जाती थी। इसमें स्वयं सेवकों के द्वारा ही इन सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, और प्रशिक्षण देने का कार्य स्वयं नत्थूजी जगताप, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटे लाल श्रीवास्तव के द्वारा किया जाता था। याद रखिएगा कुछ जो नेता होते हैं वे स्थानीय होते हैं और वे उस स्थान विशेष पर ही जो विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो जैसे धमतरी में आप याद रखिएगा छोटे लाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा। उसी तरह रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, सीएम ठक्कर, इन सब नामों को याद रखिएगा। अगर बिलासपुर की बात करें तो रामदयाल तिवारी, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, और अगर मुंगेली जाएं तो वहाँ पर कालीचरण शुक्ल। इसी प्रकार के नाम हैं जिनको आप स्थान विशेष से याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सत्याग्रही या जो क्रांतिकारी थे या जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका जो जिन स्थानों से संबंध है उनके संबंध में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं बिलासपुर में होने वाले झंडा सत्याग्रह को, जो कि मई 1930 में ही प्रारंभ हुआ था। बिलासपुर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन होता है। यहाँ पर एक जुलूस निकाली जाती है, राष्ट्रीय तिरंगों को फहराने का निर्णय लिया जाता है, जिस पर जुलूस जो है वह शनिचरी पड़ाव की ओर आगे बढ़ती है एवं शनिचरी पड़ाव को पार करते ही अंग्रेज़ों द्वारा इस जुलूस को रोक लिया जाता है एवं ठाकुर प्यारेलाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर क्रांति कुमार भारतीय उनका स्थान लेते हैं एवं क्रांति कुमार भारती के द्वारा जुलूस का नेतृत्व किया जाता है एवं अंततः टाउन हॉल पर चढ़कर पंडित मुरलीधर मिश्रा के द्वारा ध्वज फहरा दिया जाता है। 1930 में ही बिलासपुर में आंदोलन के दौरान शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा फहराने का कार्य करते हैं क्रांति कुमार भारतीय। तो इस घटना को याद रखिएगा, एग्जाम में इसके संबंध में पूछा जा चुका है कि बिलासपुर में शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा किनके द्वारा फहराया गया था। तो इसका उत्तर होगा क्रांति कुमार भारतीय। और बिलासपुर में अगस्त माह में 18 से 23 अगस्त के बीच राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें 18 अगस्त 1930 को पेशावर दिवस के रूप में मनाया गया था एवं शनिचरी पड़ाव में आम सभा का आयोजन कर विभिन्न नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ब्रिटिश विरोधी भाषण दिए गए थे। इसी समय बिलासपुर में वानर सेना का भी गठन किया जाता है। वानर सेना एक नवयुवकों एवं बालकों की सेना या दल होता है जिसका नाम रखा गया था वानर सेना। इसका गठन किया जाता है वासुदेव देवरस के द्वारा और आगे चलकर दिवाकर कार्लिकर एवं बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा इनकी सहायता भी की जाती है। दिवाकर कार्लिकर नामक स्वतंत्रता सेनानी को एक अन्य घटना के लिए याद किया जाता है, बिलासपुर में शराब दुकानों के समक्ष धरना देने के लिए। बिलासपुर में शराब दुकानों के समक्ष धरना देने के आरोप में दिवाकर कार्लिकर को गिरफ्तार किया गया था और यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप नाम याद रखिएगा कि बिलासपुर में शराब दुकानों के समक्ष धरना देने का कार्य करते हैं दिवाकर कार्लिकर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जंगल सत्याग्रह, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा विभिन्न ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में बहुत ही व्यापक एवं क्रमबद्ध रूप से शुरू हुआ था। तो सबसे पहला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहला जंगल सत्याग्रह गट्टा सिल्ली जंगल में प्रारंभ होता है, जो कि जून 1930 को प्रारंभ होता है। गट्टा सिल्ली धमतरी स्थान पर है। उस समय यह धमतरी तहसील था, जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आता था।
यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा रक्षित वन में विद्रोह किया जाता है, यानी कि सत्याग्रह किया जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा आदिवासियों को उस जंगल का प्रयोग करने संबंधी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तब आदिवासियों के द्वारा अपने पशुओं को जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस पर आदिवासियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और आदिवासियों के द्वारा सत्याग्रह किया जाता है। इस सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। तो याद रखिएगा, गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, और मुख्य रूप से इस सत्याग्रह में आदिवासियों के द्वारा भाग लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सत्याग्रह देखते हैं, मोहबना जंगल सत्याग्रह। यह भी दुर्ग जिले में स्थित है और प्रारंभ हुआ था जुलाई 1930 को। यह सत्याग्रह ग्रामीण कृषकों के द्वारा किया गया था और इसके नेतृत्व करता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, याद रखिएगा, मोहबना जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने। तीसरा जंगल सत्याग्रह होता है घोघाडी जंगल सत्याग्रह, जो कि जुलाई 1930 में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे मुकुंदा, अजीत रावत, पंचम और लटी। याद रखिएगा इन 4 नामों को, जो कि घोघाडी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे मुकुंदा, अजीत रावत, पंचम और लटी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं पूड़ी गांव जंगल सत्याग्रह, जो कि अगस्त 1930 में हुआ था। पूड़ी गांव भी दुर्ग जिले में ही स्थित है और इसके नेतृत्व करता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। अगला जंगल सत्याग्रह हुआ था बेमेतरा तहसील में, यह भी दुर्ग जिले में ही स्थित है एवं इसका नेतृत्व किया था विश्वनाथ तामस्कर ने। ठीक है, याद रखिएगा, बेमेतरा तहसील में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था विश्वनाथ तामस्कर ने। इसके बाद देखते हैं जंगल सत्याग्रह का सबसे प्रखर एवं विकराल रूप रुद्री नावा गांव में प्रारंभ हुए जंगल सत्याग्रह में दिखाई दिया। यह अगस्त 1930 में हुआ था। इसमें प्रथम सत्याग्रही के रूप में नथुजी जगताप सामने आए थे, जिन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया था, और इसके बाद छोटेलाल श्रीवास्तव ने भी इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया था एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसमें उत्तर लिया गया है छोटेलाल श्रीवास्तव। लेकिन याद रखिएगा, अगर प्रथम सत्याग्रही की बात की जाए तो वे होंगे नथुजी जगताप, और जो रुद्री नवागांव के जंगल सत्याग्रह में जो प्रमुख नेतृत्व करता है तो उनमें एक नाम होगा छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, कि आगे घटनाओं को देखते हैं, जिस पर 22 अगस्त 1930 को पुलिस के द्वारा बर्बरता दिखाई जाती है एवं उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे सिंधु कुमार एवं रलू की मृत्यु हो जाती है। किसी किसी पुस्तक में मिंटू कुम्हार भी लिखा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि सिंधु कुमार और रलू जो है वह ज़्यादातर पुस्तक में लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं लभरा सत्याग्रह। लभरा महासमुंद जिले में स्थित है और इसका नेतृत्व किया था अरिमर्दन गिरी ने। ठीक है, तो लभरा सत्याग्रह के बारे में कोई विशेष तथ्य नहीं है, केवल आप याद रखिएगा कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाए गए जंगल सत्याग्रह का एक हिस्सा था एवं इसका नेतृत्व किया था श्री अरिमर्दन गिरी ने। इसके बाद देखते हैं तमोरा सत्याग्रह, जो कि सितंबर 1930 को हुआ था और यह भी महासमुंद जिले में स्थित है। इसके नेतृत्व करते थे शंकरराव गनौद वाले, यति यतन लाल और भगवती प्रसाद मिश्र। ठीक है, यानी कि तमोरा सत्याग्रह जो कि महासमुंद में हुआ था, इसके नेतृत्व करते थे शंकरराव गनौद वाले, यति यतन लाल और भगवती प्रसाद मिश्र। अरिमर्दन गिरी को इस आंदोलन के डिक्टेटर नियुक्त किया गया। डिक्टेटर जो होता था वह मुख्य रूप से उस सत्याग्रह को संचालित करने का कार्य करता था, तो अरिमर्दन गिरी को इस आंदोलन का संचालक नियुक्त किया गया था, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस जो सत्याग्रह हुआ था उसकी एक महत्वपूर्ण घटना जो है वह आपको याद रखनी चाहिए, जिसमें दयावती नामक एक महिला के द्वारा, किसी किसी पुस्तक में बालिका भी लिखा हुआ है, तो दयावती नामक महिला के द्वारा यह सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। यानी कि रक्षित वन में प्रवेश प्रतिबंधित होता है, परंतु वे आंदोलनकारी यानी कि सत्याग्रही जो है वह दयावती के साथ उस रक्षित वन में प्रवेश करते हैं, जिस पर अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें रोका जाता है। तब अंग्रेज़ जो बड़े अधिकारी होते हैं उसमें से एक अधिकारी को दयावती के द्वारा तमाचा लगा दिया जाता है, जिससे इस घटना को बालिका दयावती के शौर्य के नाम से जाना जाता है। तमोरा के बाद हम देखेंगे तानवट नावापारा सत्याग्रह को। तानवट नावापारा सत्याग्रह भी जंगल सत्याग्रह के क्रम में ही हुआ था, परंतु इसके संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तानवट नावापारा सत्याग्रह के बाद अगला सत्याग्रह होता है पकरिया में, जो कि जांजगीर चांपा जिला का एक
गांव है और यहाँ सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 1930 को, जिसका नेतृत्व किया था अयोध्या प्रसाद जैन ने। ठीक है, इसके बाद पकरिया के बाद आता है पोड़ी गांव। यह पोड़ी गांव सीपत क्षेत्र में है और यह बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह आंदोलन भी अक्टूबर 1930 में ही प्रारंभ हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे रामाधर दुबे। ठीक है, तो पकरिया के अयोध्या प्रसाद जैन और पोड़ी गांव सीपत जो कि बिलासपुर में है, इसके नेतृत्व करता थे रामाधर दुबे। इसके बाद कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे मनोहर लाल शुक्ल। अंतिम जंगल सत्याग्रह हुआ था ईदा खार में। ईदा खार बिलासपुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित जंगल में कृषकों के द्वारा यह सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके नेतृत्व करता थे सत्यनारायण खंडेलवाल, राम नारायण, सरदार अमर सिंह और केशव प्रसाद वर्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ईदा खार जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे सत्यनारायण खंडेलवाल, राम नारायण, सरदार अमर सिंह और केशव प्रसाद वर्मा। ठीक है, तो यह तो हो गया छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय होने वाले जंगल सत्याग्रहों का क्रम। तो चलिए इसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हुआ था गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह। यह सबसे पहला सत्याग्रह था जो कि जून 1930 में हुआ था। यह धमतरी जिले में स्थित है और इसके नेतृत्व करता है नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। दूसरा जंगल सत्याग्रह हुआ था मोहबना में, जो कि जुलाई 1930 में हुआ था, दुर्ग में। इसके नेतृत्व करते थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। घोघाटी का जंगल सत्याग्रह हुआ था जुलाई 29-30 में और इसके नेतृत्व करते थे मुकुंदा, अजीत रावत, पंचम और लटी। इसके बाद देखते हैं पूड़ी गांव जंगल सत्याग्रह जो कि अगस्त 1930 में हुआ था। इसके नेतृत्व करते थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। बेमेतरा तहसील के जंगल सत्याग्रह के नेता थे विश्वनाथ तामस्कर। वहीं रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह नथुजी जगताप और दूसरे सत्याग्रही थे छोटेलाल श्रीवास्तव। अब देखते हैं लबरा सत्याग्रह जिसके नेता थे अरिमर्दन गिरी। तमोरा सत्याग्रह के डिक्टेटर थे अरिमर्दन गिरी और इसके अन्य नेतृत्वकर्ता थे शंकरराव गनौद वाले, यति यतन लाल और भगवती प्रसाद मिश्र। यहाँ पर बालिका दयावती के शौर्य से संबंधित एक घटना का वर्णन भी मैंने किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तानवट नावापारा सत्याग्रह जिसके संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद आता है पकरिया सत्याग्रह जो कि जांजगीर चांपा जिले में हुआ था। इसके नेतृत्व करते थे अयोध्या प्रसाद जैन। उसके बाद पोड़ी गांव सीपत बिलासपुर में रामाधर दुबे के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था और कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में मनोहर लाल शुक्ल के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था। और अंतिम जंगल सत्याग्रह हुआ था ईदा खार में जिसके नेता थे सत्यनारायण खंडेलवाल, राम नारायण, सरदार अमर सिंह और केशव प्रसाद वर्मा। इस तरह हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होने वाले जंगल सत्याग्रहों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक बेगार विरोधी आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था जो कि सारंगगढ़ उदयपुर स्थान पे हुआ था और यह रायगढ़ जिले में स्थित है। इसके नेतृत्व करता थे धनी राम और जगत राम। इससे अतिरिक्त इस घटना के बारे में या इस आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं अन्य रचनात्मक कार्य जिनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। तो बिलासपुर जिले के मुंगेली में मद्यपान निषेध सत्याग्रह चलाया गया था जनवरी 1930 को, जिसके नेतृत्व करता थे रामगोपाल तिवारी, कालीचरण शुक्ल एवं गजाधर साव। तो याद रखिएगा मुंगेली नगर क्षेत्र में मद्यपान निषेध सत्याग्रह चलाया गया था जिसके प्रमुख नेतृत्व करता थे रामगोपाल तिवारी, कालीचरण शुक्ल एवं गजाधर साव। इस प्रकार 5 मार्च 1931 को गांधी और जो तत्कालीन वायसराय थे यानी कि लॉर्ड इरविन इनके मध्य समझौता हो जाता है एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन करके महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन के जो द्वितीय बैठक होती है उसमें हिस्सा लेने के लिए लंदन चले जाते हैं। इस प्रकार यह आंदोलन भारत में स्थगित हो जाता है और छत्तीसगढ़ में भी यह आंदोलन बंद हो जाता है। इसके बाद बंदियों को जो कि राजनीतिक बंदी होते हैं उनको अंग्रेजों के द्वारा रिहा कर दिया जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत वापस आते हैं तब पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण माना जाता है। तो द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रायपुर से। रायपुर में आंदोलन के संबंध में क्या क्या गतिविधियां होती हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की एक सभा होती है एवं 26 जनवरी को प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1932 की घटना है, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में रायपुर में
26 जनवरी को प्रतिज्ञा दिवस मनाया जाता है और इसी तरह 29 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में ही पेशावर दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसके संबंध में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस तारीख को रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा 29 जनवरी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण यानी कि 1932। ठीक है, इसी समय रायपुर में ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में किसानों का एक अधिवेशन होता है जो कि जनवरी 1932 में ही होता है। इस अधिवेशन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह 3 से 5 हज़ार की संख्या में इकट्ठे हुए किसानों को शासन का विरोध करने और लगान न देने का आग्रह करते हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य रचनात्मक कार्य किए जाते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एवं रायपुर नगर स्थित शराब की दुकानों पर धरना देने का कार्यक्रम प्रारंभ होता है जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस क्रम में सबसे पहले 12 फरवरी 1932 को केकतीबाई, रुक्मणीबाई एवं अन्य महिलाओं के द्वारा शराब दुकान के समक्ष धरना दिया जाता है जिसमें केकतीबाई, रुक्मणीबाई, केजाबाई, फुटेनियाबाई और मंटोराबाई को बंदी बना लिया जाता है यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा यह एक महत्वपूर्ण घटना घटी फरवरी 1932 को जिसमें मुख्यतः केकतीबाई, रुक्मणीबाई, केजाबाई, फुटेनियाबाई और मंटोराबाई थे। इनके द्वारा शराब दुकानों के समक्ष धरना दिया गया था। इस घटना से सत्याग्रहियों के मन में विरोध की एक नई संकल्पना आती है एवं वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को संचालित करने हेतु डिक्टेटरों की नियुक्ति करते हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रांत के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल को डिक्टेटर बनाया जाता है एवं यह एक नई कार्य पद्धति के द्वारा कार्य करते हैं एवं ये रायपुर दुकान के समक्ष धरना देने का कार्यक्रम करते हैं एवं इसी क्रम में विभिन्न डिक्टेटर आते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फरवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल को शराब दुकानों के समक्ष धरना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उनके स्थान पर अन्य डिक्टेटर जो हैं जैसे कि शंकरराव गनौद वाले आते हैं, वे भी विरोध करते हैं, उनका भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। शंकरराव गनौद वाले के बाद आते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधव प्रसाद परगनिया, श्रीमती राधाबाई, रामनारायण हरसुल, बलदेव या ब्रह्मदेव दुबे और अंतिम डिक्टेटर बनते हैं लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। इस प्रकार इनका कार्यक्रम होता है कि ये शराब दुकानों के समक्ष धरना देंगे एवं एक डिक्टेटर की गिरफ्तारी के बाद अगले डिक्टेटर, उसके बाद अगले, इस प्रकार से आते जाएंगे। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में उस समय 8 डिक्टेटरों की जो नियुक्ति की गई थी उनका नाम मैं बता देता हूँ। पहले थे पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे आए शंकरराव गनौद वाले, इसी क्रम में तीसरे आते हैं सुंदरलाल शर्मा, राधाबाई, रामनारायण हरसुल, माधव प्रसाद परगनिया, बलदेव या ब्रह्मदेव दुबे और अंतिम आते हैं लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। ठीक है, तो इनके द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाता है। एक तरफ जहां डिक्टेटरों के द्वारा शराब दुकान के समक्ष धरना देकर विरोध एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया जाता था, वहीं दूसरी ओर रायपुर में 1932 में बलिराम आजाद जो कि वानर सेना के संस्थापक थे एवं यति यतनलाल जैन के द्वारा इसे संचालित किया जाता है, यानी संचालक होते हैं यति यतनलाल जैन और संस्थापक होते हैं बलिराम आजाद, किसके? वानर सेना के। तो वानर सेना के बारे में मैंने आपको बताया है कि यह बालकों की एक टोली यानी कि समूह होती थी जो कि मुख्यतः ब्राह्मण पारा रायपुर में एक्टिव थी यानी सक्रिय थी। ये सत्याग्रहियों को विभिन्न जानकारी पहुंचाने, किसी प्रकार की संदेश लाने ले जाने एवं विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रहियों को सत्याग्रह करने संबंधी सूचना देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, रायपुर के बाद अगला देखते हैं बिलासपुर में घटित घटनाओं को। तो बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल के नेतृत्व में भी विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना दिया जाता है। तो याद रखिएगा, विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना देने का कार्य बिलासपुर में करते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। दुर्ग जिले में घनश्याम सिंह गुप्त, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इत्यादि नेताओं के द्वारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है एवं दुर्ग में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। वहीं फरवरी 1932 में बालोद स्थान पर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस स्वयंसेवकों के द्वारा जुलूस निकाला जाता है एवं अंग्रेज विरोधी नारे लगाए जाते हैं।
इसके बाद देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे यानी कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन। यह महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में दूसरा आगमन होता है। पहला होता है 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह के समय, और यह दूसरा आगमन होता है हरिजन उद्धार के लिए। वे सबसे पहले 22 नवंबर 1933 को दुर्ग आते हैं, और यह उनका जो कार्यक्रम होता है वह 22 नवंबर से 26 नवंबर तक चलना होता है। हरिजन उद्धार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके सहयोगी के रूप में मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई, जो कि उनके निजी सचिव होते हैं, वे आते हैं। सबसे पहले इनके कार्यक्रम में ये पहुंचते हैं दुर्ग में 22 नवंबर 1933 को। यहाँ जनसभा को वे संबोधित करते हैं। उसके बाद अगले दिन यानी 23 नवंबर को वे रायपुर आ जाते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया गार्डन में जनसभा का आयोजन किया जाता है। विक्टोरिया गार्डन का नाम बाद में बदलकर मोती बाग रख दिया गया है। इसके संबंध में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोती बाग का पूर्व नाम क्या था, तो याद रखिएगा विक्टोरिया गार्डन का नाम बदलकर मोती बाग रखा गया है, यानी कि मोती बाग का पूर्व नाम था विक्टोरिया गार्डन। रायपुर में वे 2 दिन रुकते हैं, 23 नवंबर और 24 नवंबर। 23 नवंबर को वे विक्टोरिया गार्डन में जनसभा को संबोधित करते हैं, और 24 नवंबर को सप्रे स्कूल में एक सभा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगले दिन यानी 25 नवंबर को वे जाते हैं धमतरी, और 26 नवंबर को आते हैं वे बिलासपुर। बिलासपुर में गांधी चौक में भी एक जनसभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनके स्वागत अध्यक्ष जो होते हैं वे होते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। इस प्रकार 22 नवंबर से 26 नवंबर तक अछूत उद्धार कार्यक्रम या हरिजन उद्धार कार्यक्रम के लिए महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आते हैं। महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा से प्रभावित होकर रामदयाल तिवारी ने इस यात्रा के विवरण संबंधी एक पुस्तक की रचना की, जिसका नामकरण उन्होंने किया गांधी मीमांसा। तो याद रखिएगा रामदयाल तिवारी के पुस्तक का नाम है गांधी मीमांसा। ठीक है। इस प्रकार 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है। आज के वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान कर दी गई हैं। अगले वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद होने वाली छत्तीसगढ़ में होने वाली राजनीतिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और MCQ क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर प्रतिदिन क्विज का आयोजन किया जाता है, जिससे आपको अधिक से अधिक हेल्प हो सके। तो हमारे चैनल अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।